क्विट इंडिया मूवमेंट. A mass movement with the slogan do or die. Reasons: failure of Cripps mission, because it also provided with the Dominion status. और हाँ जी, yes, White Road program, which was a discriminatory program followed by the British in evacuating Britishers from Singapore and Myanmar वगैरह, and they left Indians on the mercy of the God. और एक तो हमारा कांस्टेंट रहता ही है इकोनॉमिक सफरिंग्स एंड एक्सप्लॉयटेशंस. और क्या था? यस, famine of 1941, which was the greatest famine Bengal ever witnessed, and in spite of helping people or helping the victims, Britishers followed कौन सी पॉलिसी थी वो? पीछे से देखना होता तो मैं खुद ही बता देती. स्कॉचिंग अर्थ पॉलिसी, जिसमें वो स्कॉचिंग अर्थ पॉलिसी बेसिकली एक पॉलिसी है जो वॉर्स के टाइम पे फॉलो की जाती है. इट इज नॉट ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स, ऐसे भी ओवरऑल भी जब आप देखो तो वॉर्स में जब आपको खतरा होता है एनिमी का, वो ज्यादातर कहाँ से आएंगे? माउंटेनियस एरिया से, फॉरेस्ट एरिया से, और वहाँ पे खेत पेत भी होते हैं तो वो जला देते हैं ताकि एनिमी सेंटर नहीं कर सके. और सेकेंडली रीजन ये होता है कि उनको खाना ना मिले. ठीक है, क्योंकि वो आएगा तो खाना तो खाएंगे, कुछ तो प्रोड्यूस लेंगे. ठीक है, ठीक है. सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन द कंट्री. और कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था? सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को, जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया था. देन सेकेंड डेट वाज 8 August 1942 when they met at the Gwalior tank and they decided, All India Congress Committee decided to launch Quit India movement with the slogan Do or Die and Bharat Chodo. गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया? बता दो. यस, गवर्नमेंट 8 अगस्त को जहाँ पे उन्होंने लॉन्च करने का डिसाइड किया था, 9 अगस्त गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन Zero, under which all the major leaders were arrested to prevent the movement to begin. ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी, आगा खान, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू. महात्मा गांधी की वाइफ की डेथ भी हो गई थी इस दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अहमदाबाद में अरेस्ट हुए थे. जयप्रकाश, जिन्होंने कहाँ किया था? नेपाल में जाके उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया. क्लियर हो गया? But despite of the Operation Zero, masses took the responsibility of the movement and the movement began. Movement के 3 phases हैं, हम उस हर phase को study करेंगे. First, second and third phase. ठीक है, अब first phase में क्या होगा? Movement normal चलेगी, ज़्यादा violent नहीं होगी, जैसे बिगिन होती है ना वैसे होगा. क्या होगा इसमें? यहाँ पे मूवमेंट थी अर्बन एरियाज में ज्यादा, तो अर्बन एरियाज में क्या करेंगे लोग? हाँ जी, प्रोटेस्ट, हड़ताल, स्ट्राइक्स, लिकर शॉप्स को पिकेट कर देना, फॉरेन क्लोथ्स को लूट लेना, ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया. देवर डिमॉन्स्ट्रेशंस, देवर स्ट्राइक्स एंड हड़ताल्स ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली बाय द वर्कर क्लास. ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया. वर्कर्स ने ब्रिटिश फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं इस फेज के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था. ठीक है, एंड आफ्टर दिस फेज गांधी जी एंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड. ठीक है, फर्स्ट फेज समझ आया, बेसिक मूवमेंट जब हो रही थी, हड़ताल, स्ट्राइक वगैरह. अब हम आएंगे सेकेंड फेज पे. सेकेंड फेज पे मूवमेंट चली जाती है कंट्री साइड, क्योंकि अर्बन एरियाज में अब क्या हुआ, लीडर्स अरेस्ट हो गए हैं, तो मूवमेंट नाउ शिफ्ट्स टू कंट्री साइड. कंट्री साइड में कौन करेगा मूवमेंट? यस, सो कंट्री साइड में हुआ पीजेंट रेबिलियन. पीजेंट्स रिबेल्ड अगेंस्ट द
ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे किया उन्होंने जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो जला दिए, रेलवे ट्रैक्स खत्म कर दिए, स्टेशंस खत्म कर दिए, टेलीग्राफ वायर्स काट दी कि कोई भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन किसी और बंदे से सपोर्ट लेके कोई और स्पेशल फोर्सेस ना मंगाए. सो दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑल द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ्स, लाइंस काट देना. आज के टाइम पे भी होता है ना, जैसे इमरजेंसी होती है तो टेलीग्राफ लाइंस काट देते. जम्मू कश्मीर में कितनी बार हुआ है, मन कर देते हैं ना फोन जब पता है कि कोई चीज बड़ी ज्यादा फैलने वाली है. तो वैसे ही चीज इन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दी. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड फेज इज ऑल्सो नोन एज द रिवॉल्ट ऑफ 1942. बिकॉज पहले फेज में हमने देखा स्ट्राइक्स हुई, पीसफुल कर रहे थे, गॉड ब्लेस यू, आराम से कर रहे थे. अब वो स्ट्राइक्स बदल गई पीजेंट रेबिलियन में. गवर्नमेंट ने फिर सप्रेस किया, लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे, उनको रिलीज नहीं किया. नाउ एट मेनी प्लेसेस रेबिलियंस और रेवोल्यूशनरीज स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग पैरेलल गवर्नमेंट. क्या मतलब हुआ पैरेलल गवर्नमेंट का? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वो एरिया लॉक कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह करके गवर्नमेंट बिल्डिंग जला दी और अपनी गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश कर दी फॉर दी स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ये हुआ 3 जगहों पे, बलिया, सतारा एंड तमलुक. So these were the 3 places at which parallel government were established, and this phase is also termed as revolt of 1942. गांधी जी ने बोला था कि वायलेंस नहीं करना, पर गांधी जी ने ये भी तो बोला था करो या मरो, मरोगे तो तब जब वायलेंस होगा. सो गांधी जी ऑल्सो, ऐसा माना जाता है, गांधी जी ऑल्सो लेफ्ट अ प्लेस फॉर सम काइंड ऑफ वायलेंस इन दिस मूवमेंट. और उसी तरीके से लोगों ने भी इस मूवमेंट को परसीव किया. एंड देयर नंबर ऑफ वायलेंस इंसिडेंट्स, स्पेशली द अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को फायर मतलब आग लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, ट्रांसपोर्ट लाइंस काट दी ताकि वो लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए. जैसे 1857 में नहीं हो पाया ये उनसे और उन्होंने फोर्सेस मंगवा ली, यहाँ पे उन्होंने वो चीज कर दी. क्लियर हुआ? यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था that Muslim League did not supported the movement. They did not wanted to go. They did not wanted the Britishers to go before dividing the country. उनको पता था कांग्रेस डिवाइड नहीं करेगी, हम खुद डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स तब तक नहीं जाएं तब तक हमारी कंट्री को डिवाइड ना करे. तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? अब उनको अपना इंटरेस्ट फॉलो करना है ना, फुलफिल करना है, तो ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. सपोर्ट कैसे करेंगे? कांग्रेस ने जैसे मना कर दिया था अपने लोगों को एनरोल करने के लिए आर्मी में, दे आस्क्ड, मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड मुस्लिम्स टू एनरोल इन दी ब्रिटिश आर्मी टू सर्व द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्लियर हुआ यहाँ पे? उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई सुना है? नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू सीपीआई एंड सीपीआई-एम. ठीक है. देखो अभी तो तुम्हें लक्ष्मीकांत करवा रहे हैं ना मैम, पर तुम्हें 9-10 की टेक्स्ट बुक्स तो खुद पढ़नी पड़ेगी और उसमें तुम्हें ये सब मिलेगा, सारी मेजर पार्टी सब कुछ. ठीक है. सीपीआई इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया व्हिच वाज लेटर डिवाइडेड इनटू सीपीआई, सीपीआई-एम. हियर एम स्टैंड्स फॉर मार्क्सिज्म. ठीक है. 2 डिवाइड हो गए थे, एक वो जो प्रॉपर मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और एक जिन्होंने नई आइडियोलॉजीज भी अडॉप्ट की हैं. जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस भी तो डिवाइडेड है ना, पहले ही उसकी डिवीजन हो गई थी. ठीक है. तो सीपीआई पार्टी जो उस टाइम पे थी, इट सपोर्टेड दी वॉर बिकॉज सोशलिस्ट पार्टी है ये, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों फेवर कर रही है. क्यों सपोर्ट करेगी वॉर को? वॉर को सपोर्ट क्यों, इन्होंने ब्रिटिशर्स को वॉर पे क्यों सपोर्ट किया? फेजेस समझ आ गए. हम एक एक गवर्नमेंट को भी करेंगे, पहले हम वो कर लेते किन किन ने किया किन किन ने नहीं किया. इन्होंने वॉर को इसलिए सपोर्ट किया, सोशलिस्ट पार्टी है तो किससे इंस्पायर हुई होगी? सोवियत यूनियन. और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स किसके साथ जुड़े हुए थे?
Soviet Union. So every cause Soviet Union fights for is true for them, is good for them. So they also supported the Britishers during the war. Then we have C. Raja Gopal Chari. He resigned from the Congress because he was not in the favor of complete independence. इनको लगता था कि इंडिया अभी पूर्ण स्वराज के लिए या पूरी इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है. Then we have many other prominent personalities जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण और भी बड़े सारे लोग थे जो अंडरग्राउंड हो चुके थे ड्यू टू ब्रिटिश सप्रेशन. वो वापस बाहर आए एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड यहाँ का सिग्निफिकेंट फीचर ये था दैट वुमेन formed active participants in this movement and many female leaders like Usha Mehta. सुना है नाम? क्या किया उषा मेहता ने? फर्स्ट अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन जो एक वुमेन चलाती थी, मूवी भी आई है, वो अंडरग्राउंड स्टेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट को और लीडर्स को प्रमोट कर रही थी, लोगों तक पहुंचा रही थी. क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है. सो दीज स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट में बड़ा पार्टिसिपेट किया. उन्होंने स्कूल्स छोड़ दिए, लोगों ने अपनी ब्रिटिश की दी हुई जॉब्स छोड़ दी और अपने पैसा भी चाहिए था मूवमेंट के, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया फाइनेंशियली. उन्होंने अपने बैंक्स वगैरह से पैसे निकाले एंड दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मूवमेंट. सो दीज वर द फेजेस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मूवमेंट. वो आपसे पूछ सकता है कि इसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया. इसलिए मैंने आपको जैसे सी राजा गोपालाचारी बताया, ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है, कि कौन सा ऐसा लीडर था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो हिस्सा था पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तो हिस्सा था पर क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा नहीं था. क्लियर? इन्होंने किया था ना, क्या किया था सीडीएम में इन्होंने? हाँ तो बोला सॉल्ट मार्च किया था ना. आया यार, दो अलग अलग लोगों ने किया था, के कलप्पन और सी राजा गोपाल चारे. फेजेस क्लियर है. अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ द मूवमेंट. क्या फीचर्स होंगे? पहली फीचर, पहली ऐसी मूवमेंट थी जब गांधी जी ने सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए बोला था. सीडीएम में बोला था? नहीं. नॉन कॉपरेशन में? नहीं. तो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लीव इंडिया. सेकंड, according to some historians, it was a leaderless movement because most of the prominent leaders were in prison. ठीक है, clear हुआ? But many people points that this was a Gandhian movement because चाहे गांधी जी जेल में थे पर लोगों ने गांधी जी के कहने पे, गांधी जी की फिलॉसफी पे और गांधी जी की आइडियोलॉजी पे ये मूवमेंट की. तो लीडर फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था पर विजन में और लोगों के माइंड में प्रेजेंट था. ठीक है. एंड गांधी जी इन स्पाइट ऑफ बीइंग द प्रेजेंट इन प्रिजन वाज कॉल्ड द लीडर ऑफ द मूवमेंट. क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच गांधी जी लेफ्ट अ लिटिल प्लेस फॉर वायलेंस. करो या मरो, आज से पहले. और ये ऐसी मूवमेंट थी जब वायलेंस हो भी रहा था और गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा बिकॉज गांधी जी को भी पता था कि अब लोग भर चुके हैं, अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि लोग फटेंगे, अब अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा. क्लियर हुआ? तो गांधी जी बोलते हैं इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड वी कैन नॉट बाइंड ऑल द पीपल इन वन आइडियोलॉजी. तो जब इस मूवमेंट के दौरान वायलेंस हुआ था और गांधी जी से क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि हर कोई सेम सोचे, हर किसी के अपने व्यू पॉइंट है, तुम्हारा अपना है, इसका अपना, मेरा अपना है. तो उन्होंने इस तरीके से इस वायलेंस को भी जस्टिफाई किया था बिकॉज ही बिलीव दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर आप गलत करोगे तो आप एक ना एक टाइम पे उल्टा भी भुगतोगे, जो उस मूवमेंट के दौरान हुआ था. एंड द लास्ट फीचर इज दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच पैरेलल गवर्नमेंट्स वर established in different places, the main being बलिया, तमलुक एंड सतारा. और ये जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी ये ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करने के लिए बनाई गई थी क्योंकि पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी,
हमारे पास कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने पहले ही पैरेलल गवर्नमेंट बना दी कि आओ अब आप, हमारे पास अपनी गवर्नेंस है, तो हम एक एक पैरेलल गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हमारी बलिया इन यूपी। इट वॉज फॉर्म्ड बाय चिट्टू पांडे, उन्होंने बनाई थी, लीडर का नाम था चिट्टू पांडे। ठीक है, एक और लीडर था गणेश शंकर। चिट्टू पांडे असिस्टेड बाय अनदर लीडर नोन एज गणेश शंकर। इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी एंड इन्होंने जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जितनी भी अथॉरिटी थी उस एरिया की अपने अंडर ले ली थी और ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया था। एंड काफी देर तक ये पैरेलल गवर्नमेंट लाई, तो इन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो आइडियोलॉजी थी कि अगर ब्रिटिशर्स को हम भेज रहे हैं तो हमें अपने लोगों को बेसिक चीजें तो देनी है, हमें गवर्नमेंट चलानी तो हमें भी टैक्स चाहिए, हम कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और कैसे पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक आइडियोलॉजी थी, एक चैलेंज था, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट फॉर सम मंथ्स पर चलाई थी। क्लियर हुआ? बलिया इन यूपी। देन वी हैव तमलुक। तमलुक इज इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, जहाँ पे भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और किसने बनाई थी? मातंगी हजरा। ही वॉज अ प्रोमिनेंट एंड अ वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ बंगाल, जिन्होंने यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इन्होंने भी सेम किया, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे ये इसलिए फेमस हुई क्योंकि बंगाल में एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक ह्यूरिकेन होता है और एक साइक्लोन होता है। इंडिया में साइक्लोन्स आते रहते हैं और वो पेपर में भी आते हैं। तो ये लास्ट आई थिंक उड़ीसा वाली तरफ आया था, पढ़ लेना, ठीक है। नाम होते हैं इनके अलग अलग, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जब बड़ी ज्यादा, इतनी तो ज्योग्राफी मेरी स्ट्रांग नहीं है, प्रेशर की जब डेवलपमेंट, लो प्रेशर जब हो जाता है सी के ऊपर, जैसे ह्यूरिकेन होता है ना वो हवा में चलता है, वैसे जी साइक्लोन समुद्र में आती है और वो लैंड को टकराती है, उस वजह से बड़ी हैवी रेनफॉल, डिस्ट्रक्शन होती है, पेड़ गिरने लगते हैं, मतलब आंधी तूफान होता है ना, जितना अभी जैसे यहाँ नॉर्मल है ना वो 10 टाइम्स ग्रेट होता है, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और ये चीज हर थोड़ी देर बाद आती है हमारे देश में, तो ये पेपर में आती है। इसके नाम का भी एक ना सिस्टम होता है नाम रखने का, वो सिस्टम भी समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा मुझे कम पता है, ठीक है, उसको पता है, नहीं समझ आएगा तो उससे पूछना, ठीक है। अब पैरेलल गवर्नमेंट बनाई है तो साइक्लोन आया तो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इन्होंने लोगों के लिए रिलीफ वर्क शुरू किया, खाना देना, खाना हो गया, उनको घर देना, शेल्टर देना, ये सब, क्योंकि साइक्लोन के टाइम पे ना सब खत्म हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज इन उड़ीसा जब साइक्लोन आया था आज से 4 साल पहले, लाइंस, रेलवे लाइंस बंद हो जाती है, टेलीफोन लाइंस बंद हो जाती है, सब कुछ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इन्होंने लोगों को रिलीफ वर्क देना शुरू किया। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू स्कूल। ग्रांट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट कुछ सम प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को या पंचायत को, जिससे वो स्कूल्स वगैरह खोलते हैं। एंड लास्ट, इन्होंने विद्युत वाहिनी खोला। विद्युत वाहिनी वर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ओपन बाय देम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दी रूरल एंड दी रिमोट एरियाज, जहाँ पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। तो गवर्नमेंट, यहाँ पे फर्क देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इस वाले रिवॉल्ट में फर्क देखो कि वहां पे कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, टेक ओवर कर लिया दिल्ली, पर इन्होंने, चाहे ये सप्रेस हुए बाद में, पर इन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को प्रोवाइड भी किया, जो जो चीजें जरूरी थी वो प्रोवाइड भी की। तो अगर आपसे कोई फर्क पूछे अभी के लीडर से और उस टाइम के लीडर के, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे लीडर्स में आइडियोलॉजी थी, विजन था, दे वर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड द सॉल्यूशंस टू बी प्रोवाइडेड टू देम। वहां पे उन्होंने सिर्फ
टेक ओवर किया था, उनके पास कोई फ्यूचर विजन या आइडियोलॉजी या प्रोग्राम नहीं था। क्लियर हुआ? तो ये आपसे वो हो सकता है आपसे वो इंटरव्यू में पूछ ले, ठीक है। ये भी याद रखना कि आपका जो ऑप्शनल होता है ना, वो उसके बेसिस पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतारा। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा was another important center of the movement during the during this movement। यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी जिसको बोलते हैं प्रति सरकार। प्रति सरकार इस गवर्नमेंट का नाम था जो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एस्टैब्लिश की गई थी। किसने की थी? नाना पाटिल ने। ये वो फिल्म स्टार नहीं है, ये दूसरा है। नाना पाटिल ने की थी, जिसने लोगों को इकट्ठा किया और ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश कर दी। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या फर्क होता है? गवर्नेंस अलग सब्जेक्ट है, तुम्हें सेम नहीं है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या फर्क होता है? हम बोल रहे हैं ना ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश की। क्या फर्क होता है गवर्नमेंट? मैं बोल रही हूँ, तुम लोग पूछते भी नहीं हो कि हम सिर्फ गवर्नेंस क्यों बोल रहे हैं, हम गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रहे। गवर्नेंस होता है दी सर्विसेज, दी वेलफेयर, स्पेसिफिकली दी सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट। जैसे आप गवर्नेंस में पढ़ते हो पंचायत, लोक अदालत। लोक अदालत होता है वो कैंप्स वगैरह लगाते हैं और वहाँ पे बेसिक फैमिली केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं। गवर्नेंस वो होता है। गवर्नमेंट हो गया हमारी जो गवर्नमेंट्स बनते हैं, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो गवर्नेंस हमारा अलग सब्जेक्ट है, इसके अलग पॉलिसीज होते हैं, इसकी बुक भी अलग है। लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस की, वो भी ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नेंस के वो किए। और सेम जो बलिया में हुआ, टैक्स, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सर्विसेज, बेसिक चीजें जो उस टाइम पे वो प्रोवाइड कर सकते थे। अब बोलो कि वो डेमोक्रेसी बना देते, कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, उतना तो टाइम नहीं था। तो वो चीजें जिससे लोग सफर कर रहे थे उन्होंने उस पे वर्क किया, टैक्स पे, लॉ एंड ऑर्डर पे और पब्लिक सर्विसेज पे, जो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड नहीं करती। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हाँ जी, ये प्रति सरकार, PRATI सरकार, ठीक है। सेकंड, इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई। देखो, अगर हमें नया गवर्नमेंट सिस्टम लाना है, डेमोक्रेसी लोगों तक लानी है, तो हमें लोगों को फर्क भी तो, अब हमें पता है वोट करना है, हर किसी को पता है, हर किसी को वोट की अहमियत पता है। तो वो चीजें होती है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। लोगों को उनके राइट्स तभी समझ आएंगे जब वो क्या होंगे, एजुकेटेड। तो स्कूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगी, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और क्या क्या कर सकते हो, कैंपेन्स लगाओ, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ। तो इन्होंने भी विलेज लाइब्रेरीज बनाई और एक और बनाया न्याय ध्यान मंडल। न्याय क्या हो गया? लॉ डिलीवरेंस ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए विलेज लाइब्रेरीज बनाई और न्याय दान मंडल्स भी बनाए। क्लियर हुआ? समझ आई? पैरेलल गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है। इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कोई प्रॉपर इलेक्शंस नहीं किए, कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई, बस लोगों को बेसिक गवर्नेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की, जिसमें आता है आपका पब्लिक एमिनिटीज, देन वी हैव लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, तीनों में सेम है। क्लियर हुआ तीनों? अब हम बाकी फीचर्स कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच मॉडर्न लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर यूज्ड। पहली बार किसी मूवमेंट में कम्युनिकेशन के मॉडर्न तरीके यूज किए गए थे, और इस मूवमेंट के तहत एक रेडियो बनाया गया था, कांग्रेस रेडियो एट नासिक एंड बॉम्बे। दो जगहों पे एस्टैब्लिश किया गया था, नासिक एंड बॉम्बे। और इस रेडियो को यूज किया जाता था लोगों तक, क्योंकि अब लीडर तो थे नहीं, तो कोई लोगों को कैसे पता चलेगा आगे क्या करना है। तो इस रेडियो के थ्रू कुछ प्रोमिनेंट या अंडरग्राउंड लीडर्स जो थे वो अनाउंस करते थे फ्यूचर डिस्कोर्स और दी करंट एक्टिविटीज हैपनिंग अंडर दी
movement with the main announcer being Usha Mehta. ठीक है, Usha Mehta was the first and the most first woman announcer of the radio, and this radio was used by underground leaders to propagate the movement ideals, but it was destroyed by the British and Usha Mehta was arrested but later released after independence. Clear हुआ यहाँ तक? Now another feature of this movement is पहले जो कांग्रेस लीडर थे वो किसका हिस्सा थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल का, पर इस मूवमेंट तक वो किसका हिस्सा बन चुके थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. करेक्ट. 8 out of 12. ठीक है, 8 out of 12 वर इंडियंस, बट इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट. पहले कभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर्स ने रिजाइन नहीं किया था, पर इस मूवमेंट के दौरान 2 लोग थे, HP मोदी, हमारा वाला मोदी नहीं है ये, HP मोदी, एंड देन वी हैव AN Savkar. These were the 2 Indian members present in Viceroy's Executive Council and they resigned. Clear? And next feature is इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने अपने 2 सबसे इम्पोर्टेंट कंपेनियंस, दैट इज कौन कौन? कस्तूरबा गांधी, अभी बताया, और दूसरे कौन थे? महादेव देसाई, उनको खो दिया. दे डाइड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट. एंड ये इकलौती मूवमेंट थी जिसको गांधी जी ने विड्रॉ नहीं किया गया था. तो ये कैसे खत्म हुई होगी? यस, ब्रिटिश. गांधी जी तो जेल में थे ना, वो क्या कर लेंगे, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है. सो इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट व्हिच वाज एंडेड बाय ब्रिटिश सप्रेशन. उन्होंने मशीन गन्स यूज की. मशीन गन्स क्या होती है? वो मारती रहती है टक 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 टक. ठीक है, आजकल मूवीज में भी यूज होती है. एनिमल देखी है, उसमें यूज किया है उसने. ठीक है, मशीन गन्स, बॉम्बिंग विलेजेस, प्रिजनर्स को टॉर्चर किया, और फाइनली मूवमेंट क्या इतना ज्यादा सप्रेशन होगा इवेंचुअली, तो मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी. लोगों के लोग लव्ड वंस मरने लगेंगे, तो लोग अपने लोगों को भेजेंगे ही नहीं बाहर, घर वाले ना, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो इवेंचुअली मूवमेंट एंडेड. क्लियर हुआ यहाँ तक फीचर्स ऑफ द मूवमेंट? तो वो आपसे पूछ सकता है कि इस मूवमेंट में ऐसे कौन कौन से नए फीचर्स है जो पहले किसी मूवमेंट में नहीं हुए. लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है, वायलेंस हुआ, और गांधी जी ने वायलेंस को जस्टिफाई किया. पहले गांधी जी ने कभी किया नहीं. थर्ड, गांधी जी ने कॉल ऑफ नहीं की. देन वी हैव मॉडर्न लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पैरेलल गवर्नमेंट, एंड सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश व्हिच एंडेड द मूवमेंट. क्लियर? अब जैसे हमने हर मूवमेंट में रीजनल पार्टिसिपेशन किया कम्युनिटी वाइज, इसमें हम रीजनल पार्टिसिपेशन करेंगे. ठीक है, सबसे इजी मूवमेंट है ये. रीजनल पार्टिसिपेशन ऑफ द मूवमेंट. कौन कौन से एरियाज थे जिन्होंने एंथुसियास्टिकली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले है हमारा बंगाल. ठीक है, बंगाल में टाउन्स और सिटीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई. टाउन्स और सिटीज में मूवमेंट कैसे होगी? सेम, प्रोटेस्ट एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. तो बंगाल में इस तरीके से मूवमेंट ने रूप लिया. और सेकंड, थर्ड एस्पेक्ट क्या होगा मूवमेंट का? पीजेंट रेबेलियन और पीजेंट मूवमेंट. एंड यहाँ पे एक और फीचर आया, ट्राइबल रिवॉल्ट. तो देखा जाए तो हर कम्युनिटी ने बंगाल में पार्टिसिपेट किया. अर्बन एरियाज में भी, पीजेंट्स ने भी, और कई जगहों पे ट्राइबल रिवॉल्ट भी हुए. बिकॉज अब क्विट इंडिया मूवमेंट थी, लोगों को मौका मिल गया अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल देने का, अपने ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट करने का. तो ट्राइबल्स भी आगे रिवॉल्ट में, पीजेंट्स ने भी रिबेलियन शुरू कर दिया. क्लियर हुआ बंगाल में कैसे मूवमेंट हुई? देन वी हैव बिहार. बिहार में सबसे पहले मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने. 3 कैटेगरी है, स्टूडेंट्स, देन वी हैव पीजेंट्स, एंड देन वी हैव वर्कर्स. स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? स्कूल्स छोड़ के, कॉलेजेस छोड़ के, प्रोटेस्ट करके. पीजेंट
टैक्स नहीं देना, धरने पे बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, रिबेल भी कर सकते हैं। और वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर देना, रेलवेज में काम करना बंद कर दिया। तो ये फीचर है। सेकंड फीचर है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। बहुत सारे लीडर्स थे जो अंडरग्राउंड हो चुके थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण और बहुत अदर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिन्होंने अंडरग्राउंड होके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जैसे उषा मेहता अंडरग्राउंड थी, उनके साथ बहुत सारे लीडर जुड़े थे। एक मूवी भी है उषा मेहता पे, अभी आई है वो, उसमें वो है सारा अली खान। उसमें उन्होंने जयप्रकाश नारायण दिखाया भी है कि जयप्रकाश नारायण वॉज अ ग्रेट अंडरग्राउंड लीडर, जिन्होंने एक वो शुरू किया था, आजाद दस्तक। और इसके तहत कांग्रेस ने फिर रेडियो बनाया एंड ही देन वेंट टू नेपाल बॉर्डर्स एंड फ्रॉम देयर ही कंटिन्यूड दी आजाद दस्तक मूवमेंट। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट आज से पहले किसी और मूवमेंट में नहीं हुई थी। क्लियर हुआ? अंडरग्राउंड एक्टिविटी समझ आया क्या होता है? आज के टाइम पे भी जैसे डॉन शॉन होते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, वे वहां से ड्रग वगैरह स्मगल करते, ठीक है, जैसे विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या को क्यों नहीं पकड़ पाई अभी तक गवर्नमेंट? ऐसे पूछते हैं। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन, हमारे यहाँ को कोई क्रिमिनल है, दूसरी कंट्री में भाग गया, अब हमें उस दूसरी कंट्री से उसको पकड़ना है, तो एक ट्रीटी होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जो कंट्रीज के बीच में साइन की जा रही है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री का क्रिमिनल या कोई जिसने कुछ भागा हुआ है उसको पकड़ना। तो जिस कंट्री के साथ आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, आप उस कंट्री में जाके अपने क्रिमिनल को पकड़ सकते हो, या वो गवर्नमेंट आपको वो बंदा सौंप सकती है। जिसके साथ नहीं होती, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और विजय माल्या जैसे लोग वही करते हैं। दे फ्लू टू ओनली दोज कंट्रीज which have no extradition treaty with India। क्लियर हुआ? एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? दूसरी कंट्री से अपने क्रिमिनल, सिंपल भाषा में पकड़ के लाना। जब तुम IR करोगे तुम उसमें पढ़ोगे, ठीक है? क्लियर? तो यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस में कानपुर, लखनऊ एंड नागपुर तीन मेजर एरियाज थे जहां पे इस मूवमेंट के तहत बहुत वायलेंट क्लैशेस हुए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हो गया आपका सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, करेक्ट। अब हमारा आता है साउथ इंडिया। इससे पहले हमने साउथ इंडिया की ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखी किसी मूवमेंट पे, पर इस दौरान बैंगलोर में एक कांग्रेस लीडर था, KT भाष्यम, कांग्रेस बेस्ड लीडर इन बैंगलोर, जिन्होंने बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनाए और इस मूवमेंट के दौरान स्ट्राइक्स की। क्लियर हुआ? यहाँ तक पार्टिसिपेशन और मूवमेंट समझ आई। अब यहाँ पे एक दो चीजें एक्सेट्रा ये हुई है, जैसे 17 में हमने क्या पढ़ा, क्या बनी? पैरेलल गवर्नमेंट। पर पैरेलल गवर्नमेंट के साथ वहां पे एक और चीज हुई, गुरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर, ठीक है। और उस वॉरफेयर के तहत लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, सेम उन सारी चीजों को अटैक किया जो ब्रिटिश को सिंबलाइज करती है, प्लस उन्होंने उन लोगों को भी अटैक किया जो ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे। आज से पहले हमेशा अटैक किस पे हो रहा था? ब्रिटिश बिल्डिंग्स पे, पर अब अटैक उन लोगों पे भी होने लगा जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो इंडियन थे या एंग्लो इंडियन थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट फीचर ये हुआ है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में जो लोअर रैंक्स में इंडियंस थे, उन्होंने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मतलब अब जो मूवमेंट थी वो ब्रिटिश के पुलिस में और ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर घुस चुकी थी। ये फीचर याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसी वजह से फिर आर्मी में चलेगी मूवमेंट, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स को हमारा देश छोड़ना पड़ा। क्योंकि ब्रिटिशर्स के 3 पिलर क्या थे? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिविल सर्विसेज, मेन पुलिस, आर्मी, 3 पिलर्स थे जिसके थ्रू वो रूल कर रहे थे। अब अकेले वॉइसरॉय तो नहीं ना रूल कर सकता, तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोअर रैंक में मूवमेंट आ गई है, वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं ब्रिटिशर को, तो उनका पिलर हिल गया, बेस हिल गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट और ज्यादा प्रोपोगेट होती रहेगी, हायर रैंक्स पे पहुंच जाएगी और आर्मी में घुस जाएगी।
एंड ब्रिटिश देन रियलाइज्ड कि अब जिस सपोर्ट में वो टिके हुए थे वो खत्म हो चुका है, इसीलिए वो बड़े आराम से हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ विल हैव द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द मूवमेंट। अगर इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, इतना ज्यादा सक्सेस पाया है लोगों ने कि पैरेलल गवर्नमेंट बनी, तो फेलियर के क्या कॉजेस हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? पहले तो हम देखेंगे कि कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया। पहला, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा। याद है हिंदू महासभा मान चुकी थी क्रिप्स मिशन को? इन लोगों ने मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया। पहला दो, मुस्लिम लीग ने क्यों किया? क्योंकि उनको पार्टीशन चाहिए था। सीपीआई ने क्यों नहीं किया? वो हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थे वो। और हिंदू महासभा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगा था कि अगर मूवमेंट होगी तो इंटरनल डिसऑर्डर हो जाएगा और हमारा देश हिल जाएगा, और वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते थे। उनको मूवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सीपीआई क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे एक और फीचर आया, अभी हम आगे करेंगे वो, इंडियन नेशनल आर्मी। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसको हम आजाद हिंद फौज बनाते हैं। और आर्मी बनाने के साथ उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई थी। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन रिलेशंस, ये सब बना चुके थे बाहर, और वो सब लेके देश आ रहे थे हमारे, पर वो फेल हो गई। क्लियर हुआ यहाँ पे? फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रोमिनेंट लीडर बाहर जाके मूवमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट इज बी आर अम्बेडकर भी मूवमेंट के खिलाफ थे, वो इतना साथ नहीं थे मूवमेंट के। एंड राजा गोपालचारी वॉज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस आइडिया। इवन माउंट बैटन प्लान तक हम देखेंगे, अगर तुमने किया होगा तो राजा गोपालचारी उस टाइम पे भी आजादी के खिलाफ थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे? ये वाला हो गया कि कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। देन वी हैव एब्सेंस ऑफ, नेक्स्ट रीजन क्या होगा? एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। सेम रिवॉल्ट ऑफ 1857, लीडरशिप यहाँ थी, विजन था, पर एक जो सेंट्रलाइज लीडर होती है जो कोऑर्डिनेशन करे मूवमेंट पे, एक साथ हर जगह मूवमेंट हो, वो नहीं थी, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या होगी? फ्रैगमेंट, टुकड़ों में हुई। कई जगहों पे किस तरीके से हुई, कई जगहों पे अलग तरीके से हुई। एंड लास्ट इज ब्रिटिश सप्रेशन। ब्रिटिश ने बहुत वायलेंटली सप्रेस किया, लोगों को गोलियां मारी, लाठी चार्ज किए, विलेजेस जला दिए, जिसकी वजह से मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। क्लियर हुआ फेलियर ऑफ द मूवमेंट? कोई डाउट है अब मूवमेंट में? एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। क्या होगा सिग्निफिकेंस? पहली बात, in terms of participation and enthusiasm, it was the biggest movement, the largest movement than the earlier movement. ठीक है? Second, younger generation played Usha Mehta. She was only 18 to 20 years old. She was studying when she became the part of the Congress radio. ठीक है? Younger generations, peasant, tribals, वुमेन ने इन लोगों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब हमारी जो लीडरशिप थी वो क्या हो गई थी? ग्रास रूट लीडरशिप। और जब ग्रास रूट लीडरशिप होगी तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे कांग्रेस के बजाय किसने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो जिसका मेन लीडर कौन थे? जेपी नारायण, जिन्होंने बहुत बड़ी अंडरग्राउंड एक्टिविटी शुरू की। एंड दिस मूवमेंट गेव बर्थ टू वेरियस यंगर लीडर्स हु बिकेम द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, जैसे अरुणा, असफ अली वगैरह। ठीक है? थर्ड, इट वीकेंड द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल कमजोर हो चुका था कि अगर लीडर के बिना इतनी बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो अगर लीडर्स आ जाए तो कितनी बड़ी मूवमेंट होगी। क्लियर हुआ?
and Quit India movement was finally crushed in 1944 with the ending of the parallel government. यानी कि 1.5-2 साल तो पैरेलल गवर्नमेंट रही है, ठीक है। एंड ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया और ये बोला कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको वॉर के खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। बट इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियाज independence because it was the last mass movement before our independence. क्लियर हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट? आगे बढ़े। अब उसके बाद 1944 में मूवमेंट सप्रेस हुई। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? मैम पानी दे दो, पानी भर दोगे? खत्म है, मुझे लगा है इसमें, ठीक है। नाउ विल हैव पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कब हुआ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म? 8 May 1945 विद द सरेंडरिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने जब यूएस ने हिरोशिमा, जापान हिरोशिमा पे, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे क्या फेंका? एटम बॉम्ब। उसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एंड फर्दर जापान सरेंडर ऑन 2 September 1945 and with this the second world war came to an end. पहले जर्मनी ने सरेंडर किया, उसके बाद जापान पे बॉम्ब फेंका एंड फाइनली the World War II came to an end. अब ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था हम आज़ादी देंगे आपको वर्ल्ड वॉर 2 खत्म के बाद। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिटा दो, हर देश की जो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा थी उसकी इकोनॉमी हो गई थी खत्म। ब्रिटिश इकोनॉमी वाज क्रम्बल्ड एंड दे वर लुकिंग फॉर कैपिटल, क्योंकि उनका कैपिटल सब खत्म हो गया था। अब ब्रिटिश इस टाइम पे, जब ब्रिटिश इकोनॉमिक लॉसेस से सफर कर रहे हैं, तो वो किसके पास आएंगे? अपनी कॉलोनीज के पास, टू रीगेन द लॉस्ट कैपिटल। बट नाउ महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। सेकेंड, अलॉन्ग विद दिस, जहाँ पे वो हमारे पास आ रहे थे 1939 से लेके 45 के बीच में हमारी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा क्रम्बल कर चुकी थी ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैसे? हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? राइज ऑफ प्राइसेस। एक होती है डिफ्लेशन, एक होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज राइज ऑफ प्राइसेस एंड डिफ्लेशन इज डिक्रीज ऑफ प्राइस। उसके अलावा भी बड़ी सारी होती है। सुपर इन्फ्लेशन होती है, जब बड़ी ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए एकदम से, तो अलग अलग तरीके की इन्फ्लेशन होती है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी हमारे देश में ड्यू टू वॉर एक्सपेंडिचर। अब क्या हो रहा है? 10 kg चावल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स सपोज, उसमें से 8 kg ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं वॉर के लिए। वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हमारे पास कितना बच रहा है? 2 kg। तो अगर 2 kg लेना है, 2 kg की डिमांड बड़ी ज्यादा है, नेसेसरी गुड है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोग भूखे मरने लगे। पहला रीजन हो गया ये। सेकेंड, ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी की जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वही हुआ, ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्बैलेंस इन दोनों की वजह से। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई और हमारे यहाँ पे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा इकोनॉमी जो है वो हिल जाएगा। समझ आया ये वाला पॉइंट? एंड नेक्स्ट इज बंगाल famine of 1943 which brought devastating loss to the Indians, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा सप्लाई लेके जा रहे थे। अब जब
इंडियंस ने देखा कि हमारे लोग भूखे मर रहे हो, ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपनी पड़ी है, तो नेशनलिज्म और रिजॉल्व जो था उनका फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो उनकी इच्छा थी वो क्या होगी, और स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ब्रिटेन में थी लेबर पार्टी, एंड लेबर पार्टी पहले से प्रो वेलफेयर पार्टी थी। तो अब लेबर पार्टी जब ब्रिटेन में 1945 में क्या होगी, पावर में आ गई। उस टाइम पे यूएसएसआर बन चुका था और यूएसए बन चुका था, तो ये दोनों कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे। यूएसएसआर चाहता था वेलफेयर, और अब ब्रिटेन, ये दोनों सुपर पावर्स थी, अब ब्रिटेन को चलना पड़ेगा उनके हिसाब से, वो इनसे पंगा नहीं ले सकते। प्लस लेबर पार्टी जो थी वो रेशियल इक्वालिटी, इंटरनेशनलिज्म, यानी कि इंटरनेशनली अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश करने के लिए उनको कॉलोनीज छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज यूएसएसआर एंड यूएसए, क्योंकि यूएसए भी आजाद हुआ था कॉलोनियलिज्म से, ये दोनों कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे। सेकेंड इम्पैक्ट हो गया ये। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1942 भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसने हमारे देश को दिखाया कि इंडियंस भी कुछ भी कर सकते हैं, इंडियंस भी ब्रेव हैं। इसने हमारे देश के लोगों के अंदर हीरोइज्म, मतलब लोगों, अब जब वो इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया पहुंची ना और वो फेल हो गई, तो जो बच्चे कुछ लोग थे ना, ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया और वो उनको पब्लिकली रेड फोर्ट के ऊपर फांसी देने वाले थे। तो जब ये र्यूमर फैली, अब वो हमारे लिए हीरोज बन चुके थे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए इतनी दूर से आए, उन्होंने लड़ने की कोशिश की, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्या हुआ, और बढ़ गया। क्योंकि अब कोई आपका हीरो है, कोई आपका इंस्पिरेशन है, और कोई उसके साथ गलत करे तो आपको अंदर और हेटरेड आएगा। तो वो चीजें हमारे देश में होना शुरू हो चुकी है। द मोस्ट biggest factor which contributed to our independence or the upsurge of nationalism after World War II is the trial of INA soldiers. एक तो अरेस्ट किया और इल्जाम क्या लगाया, क्या इल्जाम लगाया था इन पे, देशद्रोही का। इन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को धोखा दिया और ये क्या है, देशद्रोही। तो ब्रिटिशर्स के लिए वो क्या हो गए, देशद्रोही, पर इंडियंस के लिए वो क्या थे, हीरोज। तो इंडियंस ने उनके ट्रायल के खिलाफ क्या शुरू कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन। लाखों में लोग सड़कों पे उतर आए उनका ट्रायल रोकने के लिए। एक मूवी है, वैसे स्टार्टिंग में देख सकते हो, उसमें ट्रायल बताया हुआ है अमेज़न पे, अनफॉरगॉटन आर्मी, ठीक है। उसमें बताया है कैसे आजादी, कुछ मूवीज अच्छी भी हैं, बताए देखने लायक भी है, कुछ में तो ओवर एग्जैगरेट किया है ना, कुछ अच्छी भी हैं जो तुम देखोगे तो एक विजन बन जाती है दिमाग में, चीजें याद रहती है, ठीक है। इन्होंने, लोगों ने इनके रिलीज के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दी, और अब लोग ये फैसला कर चुके थे, ब्रिटिश सप्रेस करे, बॉम्ब फेंके, गोली चलाए, पर हम इन हीरोज को उनके हाथों मरने नहीं देंगे, ठीक है। देन जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज को सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि कांग्रेस भी इनके डिफेंस के लिए काम करेगी। इन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया फॉर द डिफेंस ऑफ INA सोल्जर्स, जिसमें हमारे तेज बहादुर थे, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू, ये सारे शामिल थे। क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और क्यों किया। अब सबसे पहला ट्रायल जो था वो 3 सोल्जर्स का था। There was Shah Nawaz Khan, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल। प्रेम सहगल बहुत फेमस है, इसमें मूवी भी बनी है, वो मूवी में प्रेम सहगल ही दिखाया, जिस मूवी का नाम दिया ना, बताया ना मैंने, उसमें जो मेन रोल है वो प्रेम सहगल का ही दिखाया है, ठीक है। इन तीनों का ट्रायल था बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 1945। एंड सेकेंड ट्रायल में आपके आगे कैप्टन अब्दुल रशीद, कैप्टन सिंघारा सिंह मान, कैप्टन मुनव्वर खान, लेफ्टिनेंट फतेह खान एंड मेनी अदर ऑफिसर्स, ठीक है। अब जब इस देश में इस ट्रीजन, इस चार्जेस ऑफ ट्रीजन, एक तो वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को देशद्रोही कहा गया, तो लोगों ने काफी ज्यादा इनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया और इनके बाद इनके ट्रायल के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। क्लियर हुआ। तो इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो हटा दिए गए एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश
सरेंडर्ड टू द इंडियन डिमांड्स, और उन्होंने उनको रिहा कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ना कैपिटल था, ना सोल्जर्स बचे थे, ना इकोनॉमी बची थी कि वो इंडियंस को रोक सके, और इंडियंस लाखों में सड़कों पे उतर आए थे, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी, और अब उनको समझ आ गया था कि अगर इन्होंने इनको फांसी चढ़ा दी तो लोग मार देंगे उनको, तो ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो हटा दिए और इनको रिलीज कर दिया था। तो दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर आवर इंडिपेंडेंस कि इंडियंस के डिमांड के आगे ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? दिस वाज योर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम करेंगे वे टू इंडिपेंडेंस कि ऐसी क्या वजहें थी कि ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दे दी, क्योंकि वो इतने अच्छे तो थे नहीं, है ना। तो आज़ादी के लिए सबसे पहला क्या लाया उन्होंने? कैबिनेट मिशन। पर पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्यों इतना मजबूर हो चुके थे कि उन्होंने आईएनए सोल्जर्स को भी रिलीज कर दिया, इंडियंस की डिमांड्स मानना भी शुरू कर दी, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। सबसे पहला क्या होगा? चेंजेस इन पावर इन इंटरनेशनल सफेयर। अब इंटरनेशनल सफेयर में कौन सी 2 मेजर पावर आ गई? पहले जर्मनी थी, हिटलर, तो उनको बड़े वो फ्री थे, अब कौन सी आ गई? यूएसएसआर एंड यूएसए, और वो दोनों इंडियन के फ्रीडम के सपोर्ट में थे। पहला ये हो गया कि अगर उनको वर्ल्ड में अपना सपोर्ट बनाए रखना है तो उनको इनका सपोर्ट चाहिए, और इनका सपोर्ट तभी होगा जब वो हमें आजादी देंगे। तो उन्होंने सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने लिए भी हमें आजादी दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंडीशंस। तो वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, अब उनको कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं से उनको पैसा नहीं आना, तो अब जितना लॉस उनको हो चुका था वो 1 महीने में 2 महीने में तो खत्म नहीं होगा, उसको सालों साल लगने थे उनको रिकवर करने के लिए। तो वो इतने वीक थे कि अगर इंडिया में कोई और मास मूवमेंट या रिवॉल्ट हो चुका होता तो वो खत्म हो जाते, इसलिए उन्होंने आसानी से इंडिया में मास मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए रोका। सेकेंड, इसमें और क्या आएगा मिलिट्री कंडीशंस में? ये तो हो गया ना उनका जो अपने देश में था। अब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी या पुलिस पे रिलाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर भी रिवॉल्ट शुरू हो चुका था। जो हमने देखा कि लोअर रैंक सोल्जर्स या पुलिस वाले जो थे या ब्यूरोक्रेसी वाले जो थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, विच शोज द स्प्रेड ऑफ द nationalism among the British officials as well. And then we have INA. INA ने जो किया एक सिंबल था नेशनलिज्म का, हीरोइज्म का, जो ब्रिटिश को हिला चुका था। फिर एक और रिवॉल्ट हुआ था बड़ा फेमस, जिसकी वजह से हमें आजादी भी मिली है, रिवॉल्ट ऑफ इंडियन naval ratings. Second major revolt happened after INA in Bombay in 1946. इन दोनों रिवॉल्ट ने, अब INA में भी तो वही लोग थे ना जो ब्रिटिश की आर्मी में थे, यहाँ पे क्या हो गया? नेवल, ब्रिटिश के नेवल फोर्सेस में। तो इनको ये समझ आ गया कि जिस आर्मी पे या जिस नेवी पे वो रिलाई कर रही थी, मेजर प्रोपोर्शन इंडियंस थे, अब वो ही हमारे खिलाफ हो गए, तो वो कैसे रिलाई करेगी? और उसके पास अपने देश में सोल्जर्स ही नहीं थे, तो उनकी जो मिलिट्री और जो हमारी मिलिट्री, उनकी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री कंडीशंस थी वो बहुत वीक हो चुकी थी, और लोग इनके साथ हो चुके थे, लाखों में लोग आए थे इनके रिलीज के लिए, इनको सपोर्ट के लिए सड़कों पे। क्लियर हुआ यहाँ पे? जो मेजर रिवॉल्ट वाज इंडियन नेवल म्यूटनी, हम वो स्टडी करेंगे। ये ब्रिटिशर्स की कंडीशन है जिसकी वजह से उनको हमें कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, वैसे एक और हुआ था इंडियन नेवल म्यूटनी, जिसको हम 1946 नेवल अपराइजिंग भी बोलते हैं, जिसमें इंडियन नेवल रेटिंग्स, जो इंडियन नेवल में सोल्जर्स होते थे ना, उनको बोलते हैं इंडियन नेवल रेटिंग्स। उनके पर्सनल जितने भी उनके 7 लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवॉल्ट डिक्लेयर
कर दिया था, जिसको रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट भी बोला जाता है। इट हैपेंड ऑन बॉम्बे हार्बर, बॉम्बे के कोस्टल एरिया पे ये हुआ था ऑन 22 फरवरी 18 फरवरी 1946। एंड अब इस टाइम पे जब ये रिवॉल्ट हुआ तो लोग भड़के हुए थे, सेलर्स भी इस रिवॉल्ट में शामिल थे, नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी शामिल थे। अब ये हुआ क्या, ये रिवॉल्ट क्यों हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी गलती ये होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो इंडियंस को ले गए अपने साथ। अब इंडियंस जाएंगे, सीज क्रॉस करेंगे, दुनिया देखेंगे, तो उन्होंने वो दुनिया देखी, वो न्यूज़पेपर्स पढ़े, वो लोग पढ़े जो क्या थे, आज़ाद, जहाँ पे क्या थी, डेमोक्रेसी। तो उन्होंने जब वो आज़ादी देखी, उन्होंने क्वेश्चन किया, यार हमारी कंट्री में क्यों नहीं है ये आज़ादी? आप बाहर जाओ ना, तो बाहर से कुछ चीज़ें सीख के आते हो, बाहर से लोग पढ़ के आते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से जब उन्होंने बाहर डेमोक्रेसी, आज़ादी देखी, तो उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ कितना मिस ट्रीटमेंट होता है, कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है विद इन देयर आर्मी ओनली, विद इन देयर रेजिमेंट ओनली, कि उनको कितनी बुरी कंडीशंस में रखा जाता है, उनको कितनी कम सैलरी दी जाती है एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सेलर्स। वो भी तो सेलर्स हैं, तो उनके साथ गलत क्यों हो रहा है? उनके देश में रहने वालों के साथ गलत क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्राइक करना शुरू कर दी। एंड दिस रेटिंग्स, दैट इज द नेवल म्यूटनी ऑफ तलवार, एक रेजिमेंट थी तलवार, हैपेंड ऑन 18 फरवरी 1946, जहाँ पे सबसे पहले वो किस पे गए, हंगर स्ट्राइक पे। They began by going on a hunger strike against the bad food and the worst racial discrimination which was carried against them by the British government. ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। उसके बाद इन्होंने एक कमिटी बनाई, दैट इज नोन एज नेवल कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ MS खान। अब इस कमिटी को क्यों बनाया गया? ताकि ऑफिशियली उनकी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ क्यों इन्होंने रिवॉल्ट किया, क्या रीजन था? क्योंकि इन्होंने वो वर्ल्ड देखा एंड दे वर एक्सपोज्ड टू द रियल वर्ल्ड, टू द फ्री वर्ल्ड, एंड दे आल्सो वांटेड दैट वर्ल्ड इन देयर कंट्री। अब इनकी क्या डिमांड्स होंगी इस कमिटी की? पहला, रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स, ठीक है। सेकंड, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो आपने काला पानी जेल वगैरह में रखे हैं वो सारे। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम चाइना एंड जावा। इंडियन ट्रूप्स जो भी आपने इंडो चाइना वाले वगैरह बॉर्डर में रखे, आप उनको वापस ले आओ, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। नेक्स्ट इज बेटर फूड एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये डिमांड फॉर्मलाइज करके नेवल कमिटी ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी है। ओवर 20,000 सेलर्स, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, sailors, 20,000 sailors were involved in this mutiny which began in Bombay but spread to Karachi, Calcutta, every major coastal area. Clear हुआ यहाँ तक? So अब ये किससे इंस्पायर थे? सुभाष चंद्र बोस and INA soldiers, and they started disobeying their officers. They conducted demonstrations against the British British government, and इनके सपोर्ट में लोग सड़कों पे उतर आए। और उन्होंने एक आइलैंड है बुचर आइलैंड बॉम्बे में, उसका भी कंट्रोल ले लिया to establish their committee and to display their demonstrations. क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड इस म्यूटनी का सबसे बड़ा दिन जो था वो था 22 फरवरी 1940। अभी तो सिर्फ सेलर्स कर रहे थे ना। 22 फरवरी 1946 में बॉम्बे में लाखों में लोग सड़कों पे, पोस्ट ऑफिस से, फैक्ट्री से, स्कूल से बाहर आ गए इन देयर सिंपैथी। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेस, हर बंदे ने इनको सपोर्ट किया। अराउंड 3 लाख वर्कर्स protested on the roads of Bombay, and many and thousand died and suffered injuries due to the British suppression, पर वो वापस नहीं गए। क्लियर हुआ? तो अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने नेवल म्यूटिनी पे अटैक करना शुरू कर दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक?
और यहाँ पे एक चीज ये हुई कि महात्मा गांधी वगैरह ने इस म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं किया। क्लियर हुआ? तो ब्रिटिशर्स और इनके बीच में पूरे एक दिन फाइट चलती रही। ये अंदर शिप से लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स बाद से लड़ रहे थे। तो उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना आते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सरेंडर कर दो, हम बाद में आपको रिलीज कर देंगे। 23 फरवरी को इनको सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। तो एक दिन पूरी लड़ाई चलती है एंड दस द म्यूटिनी एंडेड। पर जो 22 फरवरी को हुआ दैट वाज द बिगेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि 3 लाख तो सिर्फ वर्कर थे। सोचो बाकी लोग कितने थे, स्टूडेंट्स भी थे, वुमेन भी थी। तो लाखों में लोग उतर के आए, लाखों हजारों में लोगों को इंजरीज भी हुई, पर लोगों ने हार नहीं मानी और वो पीछे नहीं हटे। एंड बिटवीन 25th and 26th February the mutineers और the sailors surrender इस गारंटी पे उन्होंने सरेंडर किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वादा किया था कि हम आपको परसिक्यूट या हम आपको मरने नहीं देंगे। But this event, however, the mutiny ended with no result, but this event raised the bar of nationalism among the people and scared the British कि अब लोग नहीं सुनेंगे। तो ब्रिटिश इस इवेंट के बाद में डर गए थे, क्योंकि इतना मास सपोर्ट इस इवेंट को मिला है जितना किसी और इवेंट को नहीं मिला। एंड नाउ ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि अब वो इंडिया को ज्यादा देर कंट्रोल या ज्यादा देर अपने अंडर नहीं रख सकते। So the sailors demonstrated unity among different religion, unity among different caste, and the patriotism feelings among the people. ठीक है, और इसीलिए इस रिवॉल्ट को हम फाइनल नेल इन द कॉफिन भी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? फाइनल नेल इन दी कॉफिन। कवर खोलते हैं ना, जब कवर बंद करते हैं उससे कहते हैं ना हथौड़े से, और क्या बोलते हैं हमको हिंदी में, क्या बोलते हैं नेल को? कील, सॉरी, कील लगा के। तो जो लास्ट होता है वो पूरा कफन को बंद करते थे। तो वैसे ही ये रिवॉल्ट वो फाइनल नेल था जिसने ब्रिटिशर्स को डरा दिया, और अब उनको ये समझ आ गया कि वो उनकी मास्टरी जो है इंडिया पे, जो कंट्रोल है इंडिया पे, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आर्मी खत्म हो गई है। अब ना उनके पास अपनी आर्मी बची है, ना वो इंडियन आर्मी पे भरोसा कर सकते हैं। दे वर कंपेल्ड टू सेंड कैबिनेट मिशन in 1946 to our country, and cabinet mission came to discuss the terms on which the power would be transferred to Indian hands. क्लियर हुआ? कैबिनेट मिशन किसके इनिशिएटिव पे आया था? पढ़ लिया होगा तुमने, पढ़ा पॉलिटी में। क्लीमेंट एटली, the prime minister of Britain, Clement Attlee sent cabinet mission to discuss the terms of transfer of power with the Indians. Clear हुआ? So revolt of 1946, naval revolt of 1946 was inspired by INA, Subhash Chandra Bose, and revolt of 1942 and their trials. But this was the final revolt which terrified the British, और इसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो इंडिया पे ज्यादा देर अब राज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लाखों में लोगों ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। हाँ, गांधी जी ने कंडेम किया था वायलेंस को, पर लोगों ने सपोर्ट किया, तो लोग मैटर करते हैं अब। क्लियर? एंड दे वर फोर्स्ड टू सेंड कैबिनेट मिशन टू आवर कंट्री। ये था हमारा आज़ादी की तरफ स्टेप्स, जिसमें हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सफरिंग आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमने कैसे सफर किया और ब्रिटिशर्स ने कैसे सफर किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि उनके हाथ में ना पावर थी, ना वो मेजर पावर रहे थे दुनिया के, और ना ही उनके पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट था कॉलोनियलिज्म की तरफ। क्लियर? आगे करें। ठीक है, कैबिनेट मिशन से पहले एक और प्लान है छोटा सा, जो हम लोग स्किप कर देते हैं, दैट इज दी Wavell plan, which was failed, and after this plan the cabinet mission was brought. तो Wavell plan के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसको हम बोलते हैं शिमला
कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, ये पहले ही हो चुका था। सो उस टाइम पे हमारा जो वॉइस रॉय था वो उसका नाम था लॉर्ड वेवल, उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई क्योंकि अब प्रोटेस्ट हो रहा था आईएनए वगैरह के उसके सपोर्ट में, तो लॉर्ड वेवल ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे देश के उस टाइम पे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बुलाया, ठीक है। एक लॉज था शिमला में, विसरल लॉज, इस लॉज में ये कॉन्फ्रेंस की गई थी 1945 में, जिसमें इस वॉइसरॉय ने कोशिश की कि एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हम कर सके बिटवीन द इंडियन लीडर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इस एग्रीमेंट को या इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेवल प्लान, ठीक है। अब क्या हुआ था, क्यों की गई थी ये कॉन्फ्रेंस, क्या बैकग्राउंड होगा, सेम, वीक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ब्रिटिश, तो वो इतना ज़्यादा फिट नहीं थे या इतना ज़्यादा भी एबल नहीं थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंट्रोल करने के लिए, और उनको कोई मास मूवमेंट नहीं चाहिए थी, तो मास मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। सेकेंड, अब लोग क्या डिमांड कर रहे थे, आईएनए सोल्जर्स के ट्रायल को रोकने के लिए, क्योंकि वो लोगों के लिए हीरो बन चुके थे और फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ चुका था। तो अक्टूबर 1943 में कौन आता है, लॉर्ड वेवल, जो कंडीशंस देखते हैं कि सही नहीं है, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो ये स्टेलमेंट है, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ये उसको तोड़ सके। तो वो नेगोशिएशन पहले भी हुआ था ना, ब्रिटिशर्स ट्रॉफी देते थे, इंडियंस रुक जाते थे, यही करने की उन्होंने कोशिश की, बट इट फेल्ड। एंड इस चक्कर में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स को फ्री किया, क्योंकि वो जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो उन्होंने उनको फ्री किया। एंड ऑन जून 14 उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया लोगों को कि हम इंडिया में डेडलॉक तोड़ना चाहते हैं, हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेवल प्लान। यहाँ तक क्लियर हुआ बैकग्राउंड क्यों हुआ था। अब लॉर्ड वेवल इससे पहले लंदन जाते हैं मई 1945 में, अब अकेले तो नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। 1945 में जाते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया में हम सेल्फ गवर्नमेंट कैसे लाएं, और उसके बाद वो वेवल प्लान बनाते हैं इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए। एंड ऑन 14 जून 1945 दिस प्लान वॉज मेड पब्लिक। अब इस प्लान में क्या बनाया गया कि एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे हम, जिसमें सारे होंगे इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट दी वॉइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ। सेंटर पे होगा आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट दी वॉइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ। गलती कर दी यहाँ पे, मेन पोजीशन किसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इक्वली, 50% हिंदूज की, 50% मुस्लिम की, ठीक है। अब ये जो हम काउंसिल बनाएंगे, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट की तौर पे काम करेगी जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हो। ये गवर्नमेंट किस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेगी। थर्ड, इन्होंने बोला शेड्यूल कास्ट को हम अलग से रिप्रेजेंटेशन देंगे। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे इनसे गलती होगी कि इन्होंने बोला जो वॉइस रॉय है या गवर्नर जनरल जो है, उसको क्या रहेगी, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, पावर टू एक्सीड, कि मैंने कोई डिसीजन लिया है, तुम्हारे पास वीटो पावर है, तो मेरे डिसीजन को ओवर रूल कर सकती हो कभी भी, ठीक है। तो ये वीटो पावर इन्होंने वॉइस रॉय को देख के रखी ताकि उनकी भी बनी रहे। क्लियर हुआ। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोपाउंडेड फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस जो की गई थी विसरल लॉज शिमला में, जिसमें सारे मेंबर्स को बुलाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज से, और ये बताया गया था कि हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ क्या प्रोविजंस थे। फिर हम करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, हर पॉलिटिकल लीडर को बुलाया गया और उनके साथ ये डिस्कस किया गया। उस टाइम पे शिमला जो था वो समर कैपिटल था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। शिमला वाज दी समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, और उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की थी शिमला में। आज भी शिमला में जाओगे बड़े सारे चर्च दिखेंगे, फोर्ट्स दिखेंगे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ठीक है। 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बट दिस कॉन्फ्रेंस एंडेड विद नो रिजल्ट बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ
मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, जिन्ना ने वही बोला कि नॉन मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तब तक ही खड़े होंगे जब तक वो मुस्लिम लीग से, मतलब जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कांग्रेस या कोई और पार्टी किसी भी मुस्लिम लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकती या खड़ा नहीं कर सकती काउंसिल इलेक्शंस में। अगर कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होगा तो वो किससे खड़ा होगा? मुस्लिम लीग से, क्योंकि अगर कांग्रेस खड़ा कर देगी तो वो हमारी सीट खा लेंगे, चलेगी तो कांग्रेस की ना, क्योंकि वो उस पॉलिटिकल लीडर का है। तो जिन्ना ने ये वहां पे इशू बना दिया। और सेकंड उन्होंने बोला कि हम वोट्स को डिवाइड करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें मुस्लिम के रिलेटेड डिसीजन होता है तो उस चीज को पास करने के लिए आपको मुस्लिम लीडर्स की 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आप अपनी मेजोरिटी से उस डिसीजन को पास नहीं कर सकते। सेम प्रोविजन जो हमने पहले भी पढ़ा है। थर्ड, मुस्लिम्स में थर्ड ये प्रॉब्लम होगी कि मुस्लिम्स तो सिर्फ 25% थे हमारे देश में और उनको हाफ हाफ हर चीज चाहिए। तो कांग्रेस ने इस डिमांड को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो डिमांड है ये अनरीजनेबल है, बिकॉज यू फाउंड ओनली 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, तो हम आपको हर चीज हाफ हाफ क्यों दे दें? हम ये क्यों बोले कि आप ही से मुस्लिम लीडर को खड़ा कर सकते हो? अगर हमारे साथ कोई मुस्लिम लीडर जुड़ा है और वो खड़ा होना चाहिए तो हम भी करेंगे। तो वेबल प्लान क्या हो गया? फेल हो गया एंड कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। क्लियर हुआ? तो फेलियर ऑफ द वेबल प्लान के रीजन क्या हो गए? पहला, डिसएग्रीमेंट ओवर द इशू ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, जो रिजर्वेशन दी जा रही थी काउंसिल में वो रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे दी जा रही थी, जो गांधी जी को नहीं पसंद थी। थर्ड, आजादी नहीं दी थी, आजादी का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं था, और दोनों आईएनसी और मुस्लिम लीग ने इस वेबल प्लान को खत्म या रिजेक्ट कर दिया, और गांधी जी भी इस रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ थे। क्लियर हुआ वेबल प्लान क्या था और ये क्यों फेल हुआ? उसके बाद जुलाई 1945 में हमारी लेबर गवर्नमेंट आती है ब्रिटेन में, क्योंकि इससे पहले लेबर गवर्नमेंट नहीं थी, टॉरी गवर्नमेंट थी। तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है एंड फाइनली दे अंडरस्टूड, क्योंकि वो तो वैसे भी साथ थे इंडियन के फ्रीडम के, सो दे डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस एट द अर्लीस्ट एंड दे सेंट कैबिनेट मिशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? पानी पी ले। हमने पॉलिटिकल साइंस में किया कैबिनेट मिशन। ठीक है, ध्यान, कैबिनेट मिशन सिर्फ 3 मेंबर्स इस मिशन में प्रेजेंट थे, जो आजादी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया भेजा गया था इंडिया की आजादी को तय करने के लिए कि कैसे, अब आजादी तो देनी थी, अब कैसे देनी थी, ये थोड़ी उठ के चले जाएंगे, ट्रांसफर भी तो करनी है, पार्टीशन भी तो, अभी तो पार्टीशन का आया ही नहीं। सो कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन February 1946। ठीक है, पर्पस क्या था? टू फाइंड आउट द मीन्स फॉर द पीसफुल, एक तो आजादी देनी है, पर कैसे देनी है? पीसफुली। So they wanted to transfer the Indian power to the Indian hands peacefully, and this was the sole purpose of the mission. India March 24 1946 ये मिशन इंडिया पहुंचता है and it consisted of 3 members of British Parliament, ब्रिटिश कैबिनेट के ही 3 मेंबर्स थे जो इस मिशन का हिस्सा बनते। पहला, पैथिक लॉरेंस, पैथिक Lawrence, he was the Secretary of State for India. Then we have Stafford Cripps, याद है क्या लाया था इसने? क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ ट्रेड के डायरेक्टर थे, प्रेसिडेंट थे। एंड लास्ट वन इज एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर जब तक जो उस टाइम पे लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे।
ठीक है। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी, AB अलेक्जेंडर। एडमायरल्टी का मतलब है वो लोग जो नेवल फोर्सेस को हैंडल कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। सो दीज 3 पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वर सेंट अंडर द कैबिनेट मिशन टू इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। क्यों सेंड किया था, वही सेम रिपीट करेंगे। पहला, प्रेशर, कोई बात नहीं, ग्रोइंग नेशनलिज्म, नेवल म्यूटिनीज, ब्रिटिश मिलिटरी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनके पास एक और हिम्मत नहीं थी एक और वॉर करने की, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। पहला रीजन हो गया ये। सेकंड रीजन क्या हुआ, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर सोवियत यूनियन जैसी पावर्स इमर्ज हो चुकी थी एंड दे सोवियत यूनियन USA और दोनों इंडिया की आजादी। पहले क्या था, जो ब्रिटेन वाज वन ऑफ द मेजर सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 उसकी पावर खत्म हो चुकी थी और ये दोनों मेजर पावर्स जो थी वो आजादी के फेवर में थी। सेकेंड, डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही थी, लोगों के मन में डेमोक्रेसी जैसी भावनाएं आ रही थी। डेमोक्रेसी वाज गेटिंग प्रमोटेड वाइडर एंड वाइडर, हर देश डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस भी डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे थे। थर्ड, अगर उस टाइम पे वो कॉलोनियलाइजेशन करते या कॉलोनियलाइजेशन को एक्सटेंड करते तो वो वर्ल्ड का पॉलिटिकल सपोर्ट खो देते, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन हाथों में थी जो फ्रीडम को, आज़ादी को और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज ऐसा था कि उनको इंडिया को छोड़ना पड़ा। आज के टाइम पे अगर इंडिया कुछ गलत बोलता है तो USA उस पर सैंक्शन लगा देते, सुने लगाते थे, इंडिया ने उसका सपोर्ट नहीं दिया, USA ने सैंक्शन लगा दिया। तो उस टाइम पे तो वर्ल्ड की पॉलिटिकल हालात ठीक ही नहीं थे बिल्कुल भी, उनको भी सपोर्ट चाहिए था, उनको भी लोन्स चाहिए थे अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो उनको लगा कि अगर आज उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो पॉलिटिकली वर्ल्ड में खत्म हो जाएंगे और कहीं उन पे अटैक ना हो जाए आज़ादी के लिए, क्योंकि USA और सोवियत यूनियन ने अटैक किया ना हिटलर पे, क्यों किया, आज़ादी के लिए जर्मनी की। तो ये चीज उनको भी डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने बोला कि दिस इज द राइट टाइम कि हम इंडिया छोड़ दे। अगर ये चीज नहीं होती शायद हमें आजादी में और टाइम मिलता लगता। क्लियर हुआ यहाँ तक? And last is the failure of the Wavell plan which further laid the foundation of the cabinet mission. क्या एम था कैबिनेट मिशन का? पहला, टू फॉर्मुलेट वेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, कि अगर पावर ट्रांसफर करनी है, वो कितनी सेंचुरी से हमारे देश में थे, 300-400 साल, अब वो कैसे करेंगे 300-400 साल की पावर ट्रांसफर, पहले वो देखना है। थर्ड, इंडिया को आज़ादी देनी है और इंडिया की यूनिटी को मेंटेन रखना है, इस तरीके से आज़ादी दो कि यूनिटी ना हिले। थर्ड, कैसे वो मशीनरी बनानी है या वो इंस्टीट्यूशन बनाना है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, पहले ट्रांसफर कैसे करनी है पावर, आज़ादी कैसे देनी है कि यूनिटी बने रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन आपने बनाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक एम? अब हम करेंगे फीचर्स, कल करेंगे, 12 भी नहीं बजे अभी, बस ठीक है। फीचर्स फिर कल करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया वैसे भी अब। ठीक है, तो मैं भेजती हूँ PDF, तुम वो कर लेना। कल हम करेंगे कैबिनेट मिशन, बैटल प्लान, और तुमने वो तो कर ही लिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो करने की जरूरत है फिर से? बस फिर हमारा वही रह गया मेन में जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, और INA करेंगे कल। ठीक है, कल तुम्हारा मेजर हो जाएगा, फिर हमारा रह गया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, फेमाइन और एजुकेशन, बस। मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट का भेज दिया था ना उस दिन,
मैं कैबिनेट मिशन भी भेज रही हूँ,